हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस आप लोगों के लिए डाल चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने यूपीएससी आईएएस का सिलेबस डाला है और दूसरी वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताया है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो 6th क्लास है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उनमें से क्या हमारे यूपीएससी आईएएस में आता है और क्या जो पिछली साल की परीक्षाएं हैं उनमें एंशिएंट हिस्ट्री में से पूछा गया है, वो सब हम आप लोगों को बता चुके हैं। और एनसीईआरटी की हिस्ट्री 6th क्लास की कैसे पढ़नी है ये भी बता चुके हैं। जो वीडियोस आपने पहले नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के एमसीक्यूज चालू कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या कब कहाँ और कैसे, ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको और क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस अध्याय में से आपके, और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारा हमने इसके अंदर सम्मिलित कर लिया है, जो कि आपको आईएएस के पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चंस की एक श्रृंखला रखी है जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखें, फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हमने कुछ पेजेस रखें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मनुष्यों ने किस नदी तट पर रहना प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरंभिक मनुष्य यानी कि एंशिएंट यानी कि प्राचीन समय मनुष्यों ने किस नदी के तट पर रहना प्रारंभ किया था, इस कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहले नदी आपकी गंगा, उसके बाद यमुना, तीसरी नर्मदा, चौथी यमुना और गंगा। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका ऑप्शन है नर्मदा, तो आरंभिक मनुष्यों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना प्रारंभ किया था। और दूसरी बात ये दोस्तों, जो गंगा जो यमुना है ये समुद्र तटीय नदियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे नगरों का बसना बाद में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो बसना प्रारंभ हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो आपका यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन सही है। और इसका डिस्क्राइब वर्णन आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है, कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी वर्तमान आज के टाइम भी नर्मदा नदी के तट पर लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोग यानी एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय के जो लोग थे, आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक यानी कि चीज़ों को एकत्रित करने वाले, फलों को जानने वाले, पेड़ पौधों को जानने वाले कि कौन से फल, कौन से पौधे, कौन सी जड़ी बूटियाँ खाने योग्य हैं और कौन सी जड़ी बूटियाँ खाने योग्य नहीं है। कुशल संग्राहक थे, इकट्ठा करने वाले थे खाने और भोजन की चीज़ों को, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से भी परिचित थे। ठीक है दोस्तों, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह यानी कि इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट व शिकार भी किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी पर रहने वाले आरंभिक लोग जानवरों का आखेट करना जानते थे। यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है दोस्तों, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप नोट्स बनाए तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि नर्मदा नदी के लोग शिकार करना यानी कि जानवरों का आखेट भी किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब अपने सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सेकंड प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व जौ एवं गेहूं की फसलों को उपजाना, ठीक है दोस्तों, यानी कि गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना यानी कि उगाना एवं भेड़ बकरी गाय बैलों का पालन किन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन दे रखा सुलेमान पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन किरदर पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन गारो पहाड़ी, चौथा ऑप्शन आपका जो है वो विंध्य पहाड़ी। तो दोस्तों, इस ऑप्शन को जो हमने जो प्रश्न रखा है इसको भी हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे पहले, फिर आप लोग को बताएंगे कि इसमें सही क्या है। वैसे गेहूं और जौ को जो उपजाना प्रारंभ किया गया था वह आपकी सुलेमान और किरदर पहाड़ी पर प्रारंभ किया गया था। कौन कौन सी दोस्तों? सुलेमान और किरदर पहाड़ी, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। ओके दोस्तों, थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं इसके बारे में आपको, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ, देखिए
इसी क्षेत्र में देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ी, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने भी और पुरुषों ने भी सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना किन लोगों ने प्रारंभ किया था, कितने हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था और कौन सी पहाड़ी पर प्रारंभ हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हमने यहाँ बुक की स्क्रीनशॉट लेकर के आपको आपके सामने रख दिया है, जिससे कुछ भी आप लोगों का जो पॉइंट है वो ना रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में से हमने सारे ले लिए, एक भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे आपके एग्जाम में छूट जाए और जिससे आपको नुकसान हो। देखिए दोस्तों, उसके साथ ही यहाँ पर यह भी डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांव में रहते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता नहीं थी दोस्तों। गिरदर और सुलेमान पहाड़ियों पे जो आरंभिक लोग रहते थे वे ग्रामीण तरीके के लोग थे, कृषि करते थे, जानवरों को पालते थे। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग थे, शहरी नगरीय लोग थे या ग्रामीण लोग थे। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि ये ग्रामीण सभ्यता थी और गाँव में रहने वाले लोग थे। आगे देखिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, आरंभिक मनुष्यों ने सर्वप्रथम चावल का उत्पादन किस पहाड़ी क्षेत्र में किया? इस कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन पहला आपका सुलेमान एवं किरदर पहाड़ी, दूसरा गारो पहाड़ी, तीसरा उत्तरी विंध्य पर्वत, चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले हम बता ही चुके हैं, सुलेमान और किरदर पहाड़ी पर तो जौ का उत्पादन और आपका गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हुआ था और गारो पहाड़ी पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन जो आपका उत्तरी विंध्य पर्वत, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही है। चावल का उत्पादन आरंभिक मनुष्यों ने यानी कि एंशियंट टाइम के मनुष्यों ने उत्तरी विंध्य पर्वत क्षेत्रों में प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसको और डिस्क्राइब में कर देंगे अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पर। जब तक आप अगला प्रश्न देखिए, 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के सहारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था? जैसा कि हमने बताया कि किरदर और सुलेमान पहाड़ियों में जो सभ्यता बसती थी, जो लोग रहते थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के सहारे आरंभिक नगरों का नगर यानी कि शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ था? आपका उत्तर गंगा, यमुना, सिंधु और झेलम। तो दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले जो नगरों का जो विकास होना प्रारंभ हुआ था वह सिंधु नदी के सहारे हुआ था और सिंधु की सहायक नदी है झेलम है। अगर ऑप्शन में सिंधु नहीं आता है, झेलम आता है तो आप झेलम कर सकते हैं, मगर सिंधु आता है तो आपको सिंधु ही करना है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों प्रश्नों में से सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि चावल का उत्पादन किस पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था। देखिए दोस्तों सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। ये तो वो हो गया दोस्तों, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ ये तो बता ही दिया है कि चावल का उत्पादन उत्तरी विंध्य पर्वत क्षेत्र में हुआ था, तो इसका हमने एक मैप लगाया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। उस मैप के सहारे हम आपको ये बता देंगे कि उत्तरी विंध्य पर्वत कहाँ पर है। ओके दोस्तों, और ये देखिए 4700 वर्ष पूर्व जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था उसे और डिस्क्राइब करते हैं। देखिए दोस्तों सहायक नदियाँ तो उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर के मिलती है। तो सभी लोग जानते हैं कि छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में आकर के मिलती है और जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं वे सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर यानी कि नगरीय सभ्यता फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास। दोस्तों सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरीकरण यानी कि नगरों का विकास होना प्रारंभ 4700 वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा पॉइंट आता है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। दोस्तों अलग अलग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे के लिए 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दोनों ही पॉइंट आपके अति महत्वपूर्ण है और प्रश्न आते रहे हैं आपके कंपटीशन पेपर्स में यहाँ से।
गंगा एवं इसकी सहायक नदियाँ तथा समुद्र तटवर्ती इलाके और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास यानी नगरीय सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट और हमने यहाँ पर रखा है आप लोगों के लिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मगध का क्षेत्र प्राचीन काल में यानी कि वर्तमान में जो बिहार है, प्राचीन काल में जिसे मगध कहते थे वो कहाँ पर था और किस नाम से जाना जाता था, वर्तमान का बिहार और प्राचीन मगध। गंगा नदी के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था मगध कहलाता था। प्रश्न उठ सकता है गंगा नदी के दक्षिण और नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था, विराटनगर कहलाता था, मगध कहलाता था। ऐसे ऑप्शंस आप लोगों के लिए आ सकते हैं, तो आप फटाफट से बता सकते हैं मगध कहलाता था जिसका वर्तमान नाम बिहार है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, एक भी पॉइंट को ना छोड़ें आप। देखिए दोस्तों, ये जनरल जानकारी है कि इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली होते थे और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। तीसरा, 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदी और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरीय सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था। और जो तीसरा पॉइंट निकल के आता, मगध का नाम, मगध का प्राचीन मतलब बिहार का प्राचीन नाम मगध था और नया नाम बिहार है। और जो गंगा के दक्षिण और उसके आसपास की नदियों का जो क्षेत्र था वह मगध कहलाया था। तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर एक मैप लगाया है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नर्मदा नदी। सबसे पहले यहीं पर लोगों ने रहना प्रारंभ किया था। और दोस्तों नर्मदा नदी के जो उत्तर है, उत्तर पश्चिम की जो दिशा है, ये किरदर और सुलेमान पहाड़ी हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। ग्रामीण लोग थे यानी कि गाँव में रहते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। इस नक्शे के माध्यम से हम आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों पहाड़ियाँ, एक तो किरदर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर ऊपर। और ये दिशा है नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम की, ठीक है दोस्तों। और नर्मदा नदी के जो उत्तर पूर्व की जो दिशा है, यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ हैं आपकी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो पहाड़ियाँ। और नर्मदा नदी के ऊपर जो है आपका विंध्य पर्वत, जहाँ पर चावल की सबसे पहले चावल उगाया गया था, चावल की खेती की गई थी। देखो सिंधु नदी जो हमने आपको बताया, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ देखिए, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और ये ब्यास, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की सहायक नदियाँ आपकी यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ये सारी की सारी आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस नक्शे के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो नीचे की तरफ आप लोगों की जो नदी जा रही है वह आपकी गोदावरी नदी जा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत देश को मिलने वाले नाम पर विचार कीजिए कि हमारे देश को भारत या इंडिया नाम कैसे मिला, और बताएं कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। देखिए सबसे पहला कथन है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो पहला कथन है यह बिल्कुल सही है कि इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला और उसे संस्कृत में सिंधु ही कहते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। तो दोस्तों यह बात भी सही है, उन लोगों की जबान अस्पष्ट थी। तो दोस्तों तो वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहने लगे थे और हिंदोस तथा इंदौस के नाम से जाने जाते थे। सिंदोस तथा इंदौस नाम से डेलीगेट करते थे इंडिया में रहने वाले लोगों को। और इस नदी के पूरब में देखिए दोस्तों 2 भाग होते हैं। नक्शा अगर हम काटते हैं तो ये आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। उत्तर पश्चिम की ओर से यहाँ से ईरान, अफ़गानिस्तान आपका इसी साइड है, तो यहाँ से आने वाले यूनानियों
और ईरानियों ने जो भारत था यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंदौस और हिंदौस कहा था, जो सिंधु नदी के सहारे बसे हुए थे। और जो नदी थी सिंधु नदी यहाँ पर बह रही है आपकी सिंधु नदी के पूरब यानी पूर्वी हिस्सा ये हुआ। पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो दोस्तों यह कथन भी आपका बिल्कुल सटीक है। तीसरा, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ये बिल्कुल सटीक बात है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं, प्रथम कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, और इन्होंने देखा उपयुक्त वर्णित चारों कथन सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ और ये ऑप्शन आपकी गलत, क्योंकि हमारे तो ऊपर जो वर्णित चारों कथन है वे सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने अतीत के बारे में कैसे जाने, चैप्टर का नाम ही आप लोगों को बताया क्या, क्यों और कैसे। तो दोस्तों अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, हमारा अतीत कैसा था। तो उस अतीत के बारे में जैसे कि हमने कल भी आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो में भी, कि कुछ प्राचीन बुक्स किताबें मिली हैं, कुछ कब्रें मिली हैं, कुछ प्राकृतिक अवशेष मिले हैं, मंदिर्स मिले हैं, जिनसे हमें पता पड़ता है। पांडुलिपियाँ मिली हैं, लिपि यानी कि पुस्तकों को कहा जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों बुक्स को ढूंढना और पढ़ना है। ये हम आपको कल बता चुके थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान कर लेना। हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है मैन्यूस्क्रिप्ट है। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये भी इम्पोर्टेंट रूप से आप अपने नोट्स में लिख लेना कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें मैन्यू का अर्थ हाथ है और स्क्रिप्ट यानी कि लिखना, हाथ से किसी स्क्रिप्ट को लिखना। 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के कि हाथ से लिखी होने के कारण पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्र यानी कि पेड़ पौधों के पत्तों पर तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़, भुर्ज एक पेड़ था, भुर्ज नामक पेड़ की छाल यानी कि छाल जो होती है ना भूरी भूरी, उसे उतार के उससे विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती थी। नीचे ये लगी हुई है, छाल पर ही लिखा गया है। ये एक पांडुलिपि है, ये हमने नीचे लगा दी है, जिसे आप देख सकते हैं। ताड़पत्र यानी पेड़ से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ नीचे देखिए। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक प्रश्नों की आवश्यकता थी हमने आप लोगों को प्रश्न के माध्यम से बताया। और अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिली इसको हम आपको डिस्क्राइब में बता रहे हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट, हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है और इंग्लिश में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी पुस्तक। और ये ताड़पत्र क्या होता था ये भी हमने आप लोगों को बता दिया, और एक ताड़पत्र अपने नीचे लगा भी दिया है। आगे देखिए दोस्तों, तिथियों का मतलब। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एक साल लिखी थी 8000 वर्ष पूर्व जौ व गेहूँ की फसलों को उपजाना। तो दोस्तों 8000 वर्ष पूर्व का क्या मतलब है? ये देखिए दोस्तों, जैसे ये है मिडल, ये इसके 2 भाग चलते हैं। एक तो इस तरफ जो चल रहा है ई यानी कि ईसा मसीह, और इस तरफ जो पीछे रह गया यानी कि पूर्व का। जो पीछे का समय है वो कहलाता है ईसा पूर्व। क्या कहलाता है दोस्तों? पीछे का समय ईसा पूर्व। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि वर्ष 2000, इसी तरीके का कोई वर्ष बताएंगे
वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, ईसा मसीह अगर हम यहाँ कह रहे हैं साहब 8000 वर्ष, 8000 वर्ष अगर हम कह रहे हैं तो 8000 वर्ष का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 8000 बाद। अगर हम कहते 8000 ईसा पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म के 8000 पहले, ईसा पूर्व। दोनों बात आप यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ईसा पूर्व और 8000 वर्ष में क्या अंतर है। वहाँ पर जो हमने कहा 8000 वर्ष कहा है दोस्तों, क्या कहा है 8000 वर्ष। तो 8000 वर्ष का तात्पर्य है कि ईसा मसीह का जन्म, जो मिडल पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया ये है ईसा मसीह का बर्थ यानी कि जन्म। ईसा मसीह का जन्म मान के चलिए इस बीच वाले पॉइंट में, तो ईसा मसीह का जन्म इसमें हुआ बीच वाले पॉइंट में, तो ईसा मसीह के जन्म के 8000 वर्ष बाद। और ये जो ईसा पूर्व आ गया ना कि ईसा मसीह के जन्म के 8000 वर्ष पूर्व का समय। तो दोस्तों आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए तिथियों का उल्लेख करा है। ठीक है दोस्तों, 2000 को अपना आरंभिक बिंदु माना है, यानी 2000 को अपना आरंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु मान लिया। यानी कि ईसा मसीह का जन्म 2000 का जैसे माना तो 8000 वर्ष, 8000 वर्ष तो टोटली 6 हो गया। 8 में से 2000 घटा देंगे तो 6000 वर्ष पहले। कितना हो गया? 6000 वर्ष पहले। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ले लिए, कुछों को प्रश्न के माध्यम से, कुछों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में हमने नहीं छोड़ा है जो बाकी रह गया हो। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट लेना है हमें, है ना, कहानियाँ नहीं गढ़नी है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनसे एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर सकें और प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता हासिल कर सकें, रट्टा नहीं मारना है। उसी तरीके से हमने अपना ये जो वीडियो तैयार किया है प्रश्नों के माध्यम से, और जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखिए और समझने के लिए हमने अपनी वीडियोस में आप लोगों को समझा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो, अगले चैप्टर की आपको जल्द मिल जाएगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।